नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दांव पर दिग्गजों की साख। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम को थम गया है। इस चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी चुनावी किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। इस चरण की सीटों में राजस्थान की 25 में से 12, मध्य प्रदेश की 29 में से 6, छत्तीसगढ़ की 11 में से 1, उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 और महाराष्ट्र की 48 में से 5 सीटें शामिल हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर सीट से जीत की हैट्रिक की तैयारी में हैं। उन्होंने 2014 में 7 बार के सांसद विलास मुत्तेमवार को 2.84 लाख मतों से हराया था। पिछले चुनाव में उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के मौजूदा प्रमुख नाना पटोले को 2,16,000 मतों से हराकर सीट बरकरार रखी थी। पहले चरण के चुनाव में इन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें नितिन गडकरी नागपुर से, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से और संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, भूपेंद्र यादव अलवर से, ए राजा नीलगिरी से, कीर्ति चिदम्बरम शिवगंगा से, तिमिलसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण से, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से। पहले चरण में दिग्गजों की साख दांव पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, कल पहले चरण का मतदान होना है, प्रचार प्रसार थम चुका है, 102 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और कई दिग्गज नेता हैं जो कल अपनी किस्मत को आजमाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो है बिल्कुल बच है और कल पहले चरण का चुनाव होने जाए, प्रचार प्रसार कल 5 बजे थम गया था, लेकिन अब जो है सीधे तौर पर ये कहूँ 102 सीटों को लेकर चुनाव होना है और 102 सीटों के लिए कल जो है लगभग मुजफ्फरनगर, कई ऐसे राज्य है, उत्तराखंड की 5 सीटें जहां पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो है अपनी किस्मत जो है कल पोलिंग बूथ में बंद करा देंगे और उसके बाद तो जब किस्मत खुलेगी उसके बाद इन दिग्गजों का किस्मत का फैसला होगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो नितिन गडकरी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। पहले चरण में कई दिग्गज है जिनकी साख दांव पर लगी है। जनता का क्या मूड है या जनता इस बार किस तरीके से माहौल बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि दोनों, चाहे इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो, दोनों पक्षों की बात करें तो दोनों पक्षों ने अपने अपने काम गिनाने की पूरी कोशिश करी है, जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश, सभी ने प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता का जो मूड है वो अभी आने वाले समय में तय होगा। कल जनता वोटिंग करेगी, लोग जा जाके वोट करेंगे, उसके बाद जब उसके बाद कहना क्या होगा नहीं होगा ये उसके रिजल्ट के बाद ही सही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश, जानकारी साझा करने के लिए। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम भी अपनी कल किस्मत आजमाएंगे। और अब बात करेंगे चुनावी समर कसी कमर। देश में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। पहले चरण के मतदान के लिए यूपी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 70,000 पुलिसकर्मी और 60 पीएसी कंपनी कल चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। इसके अलावा यूपी के 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदेय स्थल पर मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीटें शामिल है। एडीजी ने बताया कि पहले चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6,018 इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर, 35,750 सिपाही, 24,992 होमगार्ड, 60 कंपनी पीएसी बल और 220 कंपनी सीएपीएफ बल लगाई गई है। इसके अलावा 6,764 ग्राम चौकीदार व 155 पीआरडी जवान भी तैनात किए गए हैं।
बताया गया है कि इन सभी 9 जिलों में 348 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 459 स्टैटिक सर्विलांस टीम व 55 क्यूआरटी टीम का गठन कर निरंतर चौकसी, सतर्कता और चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों को लगाकर निरंतर निगरानी व चौकसी सुनिश्चित की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? पूरे बल के साथ तैनाती की गई है। डीजीपी का भी बयान आया है कि किसी भी तरीके की कोई अराजकता, लापरवाही ना बरतने पाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल होने वाले मतदान को लेकर के पूरी तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे मतदान स्वच्छता निष्पक्षता के हो, इसको लेकर डीजीपी ने सभी सभी एसएसपी को निर्देशित किया है। इसके साथ साथ रामपुर हो, चाहे पीलीभीत हो या बिजनौर की सीट हो, हर जगह पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए बात कही गई है। साथ ही साथ इसमें जो बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, बैरियर लगाए गए हैं, उनकी अगर हम बात कर ले कि 9 जनपदों में 248 बैरियर जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पीलीभीत की अगर सीमा है, उन सीमा को रोका गया है। साथ ही साथ जो आने वाले जो अन्य राज्यों के लोग हैं, उन सभी को रुकने गाड़ी रोकी जाएगी, चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही साथ में सीसीटीवी के माध्यम से जो है तरह तरह की निगरानी की जाएगी कि किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। इसको लेकर के वो इंतजाम जो है किए गए हैं। हम बात करते हैं 8 जो सीटें हैं उनकी। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि चुनाव में 60 कंपनी पेशी बल की तैनाती भी की गई है। कल पहले चरण के लिए मतदान होना है और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आतिशी मालेना क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। अब आप नवरात्रों का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे उनको जेल में? ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए? सिर्फ इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेस, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। ये क्या षड्यंत्र है? ये क्या?
और यहाँ पर आप नेता आतिशी मालेना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनको इंसुलिन, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, साथ ही साथ उनको घर का खाना खाने नहीं दिया जा रहा है। और अब बात करेंगे प्रहार तगड़ा, बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भारत के संविधान में विश्वास नहीं है और अगर बीजेपी तीसरी बार जीती तो संविधान बदल जाएगा। संजय सिंह के मुताबिक देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानता है, जबकि बीजेपी आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के लिखे संविधान को मानती है। बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री ने जनसभा में संविधान बदलने के कांग्रेस के दावे को झूठ करार दिया था कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद भी चाहें तो संविधान खत्म नहीं कर सकते, जिस पर आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि प्रधानमंत्री बाबा साहब को किस बात की चुनौती देना चाहते हैं। देश के लोगों के लिए तो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा वो भारत का संविधान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान वो है जो आरएसएस के प्रमुख लिखते हैं। उनका देश के संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि देश के संविधान को तो बदलना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। वो किसके संविधान को मानते हैं? वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के संविधान को मानते हैं। जो नागपुर का संविधान है वो भाजपाइयों पर लागू होता है, भारत का संविधान वो नहीं मानते, भारत के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। और इसीलिए देखिए आप, प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा खुद बाबा साहब आ जाए तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? बीजेपी पर वार। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, बीजेपी आरएसएस के संविधान को मानती है। तो ये बड़ा आरोप संजय सिंह ने लगाया है बीजेपी पर। और अब बात करेंगे सपा को झटका, बीजेपी का पहना पटका। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के नेता संजीव कटियार गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेता का बीजेपी में स्वागत किया। बता दें कि संजीव कटियार की कन्नौज संसदीय क्षेत्र में मजबूत पकड़ है और वो समाजवादी पार्टी से कन्नौज के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दांव पर दिग्गजों की साख। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम को थम गया है। इस चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी चुनावी किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। इस चरण की सीटों में राजस्थान की 25 में से 12, मध्य प्रदेश की 29 में से 6, छत्तीसगढ़ की 11 में से 1, उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 और महाराष्ट्र की 48 में से 5 सीटें शामिल हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर सीट से जीत की हैट्रिक की तैयारी में हैं। उन्होंने 2014 में 7 बार के सांसद विलास मुत्तेमवार को 2.84 लाख मतों से हराया था। पिछले चुनाव में उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के मौजूदा प्रमुख नाना पटोले को 2,16,000 मतों से हराकर सीट बरकरार रखी थी। पहले चरण के चुनाव में इन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें नितिन गडकरी नागपुर से, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से और संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, भूपेंद्र यादव अलवर से, ए राजा नीलगिरी से, कीर्ति चिदम्बरम शिवगंगा से, तिमिलसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण से, नकुलनाथ छिंदवाड़ा से। पहले चरण में दिग्गजों की साख दांव पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, कल पहले चरण का मतदान होना है, प्रचार प्रसार थम चुका है, 102 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और कई दिग्गज नेता हैं जो कल अपनी किस्मत को आजमाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो है बिल्कुल बचा है और कल पहले चरण का
चुनाव ने चाहे प्रचार प्रसार कल 5 बजे थम गया था, लेकिन अब जो है सीधे तौर पर ये कहूँ 102 सीटों को लेकर चुनाव होना है और 102 सीटों के लिए कल जो है लगभग मुजफ्फरनगर कई ऐसे राज्य है, उत्तराखंड की 5 सीटें जहां पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो है अपनी किस्मत जो है कल पोलिंग बूथ में बंद करा देंगे और उसके आज तो जब किस्मत खुलेगी उसके बाद इन दिग्गजों का किस्मत का फैसला होगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो नितिन गडकरी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। पहले चरण में कई दिग्गज है जिनकी साख दांव पर लगी है। जनता का क्या मूड है या जनता इस बार किस तरीके से माहौल बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि दोनों चाहे इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो, दोनों पक्षों की बात करें तो दोनों पक्षों ने अपने अपने काम गिनाने की पूरी कोशिश करी है, जनता तक पहुंचने की कोशिश, सभी ने प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता का जो मूड है वो अभी आने वाले समय में तय होगा। कल जनता वोटिंग करेगी, लोग जा जाके वोट करेंगे, उसके बाद जब उसके बाद कहना क्या होगा नहीं होगा ये उसके रिजल्ट के बाद ही सही होगा। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जानकारी साझा करने के लिए। आज केंद्रीय मंत्री 2 पूर्व सीएम भी अपनी कल किस्मत आजमाएंगे। और अब बात करेंगे चुनावी समर कसी कमर। देश में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। पहले चरण के मतदान के लिए यूपी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 70,000 पुलिसकर्मी और 60 पीएसी कंपनी कल चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। इसके अलावा यूपी के 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदेय स्थल पर मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीटें शामिल है। एडीजी ने बताया कि पहले चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6,018 इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर, 35,750 सिपाही, 24,992 होमगार्ड, 60 कंपनी पीएसी बल और 220 कंपनी सीएपीएफ बल लगाई गई है। इसके अलावा 6,764 ग्राम चौकीदार व 155 पीआरडी जवान भी तैनात किए गए हैं। बताया गया है कि इन सभी 9 जिलों में 348 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 459 स्टैटिक सर्विलांस टीम व 55 क्यूआर टीम का गठन कर निरंतर चौकसी, सतर्कता और चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों को लगाकर निरंतर निगरानी व चौकसी सुनिश्चित की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? पूरे बल के साथ तैनाती की गई है। डीजीपी का भी बयान आया है कि किसी भी तरीके की कोई अराजकता, लापरवाही न बरतने पाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल होने वाले मतदान को लेकर के पूरी तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे मतदान स्वच्छता निष्पक्षता के हो, इसको लेकर डीजीपी ने सभी सभी एसएसपी को निर्देशित किया है। इसके साथ साथ रामपुर हो, चाहे पीलीभीत हो या बिजनौर की सीट हो, हर जगह पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए बात कही गई है। साथ ही साथ इसमें जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, बैरियर लगाए गए हैं, उनकी अगर हम बात कर ले तो 9 जनपदों में 248 बैरियर जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पीलीभीत की अगर सीमा है उन सीमा को रोका गया है। साथ ही साथ जो आने वाले जो अन्य राज्यों के लोग हैं उन सभी को रोकने गाड़ी रोकी जाएगी, चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही साथ में सीसीटीवी के माध्यम से जो है तरह तरह की निगरानी की जाएगी कि किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। इसको लेकर के वो इंतजाम जो है किए गए हैं। हम बात करते हैं 8 जो सीटें हैं उनकी। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि चुनाव में 60 कंपनी पीएसी बल की तैनाती भी की गई है। कल पहले चरण के लिए मतदान होना है और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आतिशी मालेना क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। अब आप नवरात्रों का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे उनको जेल में? ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया,
उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेस, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या और यहाँ पर आप नेता आतिशी मालेना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनको इंसुलिन, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, साथ ही साथ उनको घर का खाना खाने नहीं दिया जा रहा है। और अब बात करेंगे प्रहार तगड़ा, बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भारत के संविधान में विश्वास नहीं है और अगर बीजेपी तीसरी बार जीती तो संविधान बदल जाएगा। संजय सिंह के मुताबिक देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानता है, जबकि बीजेपी आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के लिखे संविधान को मानती है। बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री ने जनसभा में संविधान बदलने के कांग्रेस के दावे को झूठ करार दिया था कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद भी चाहें तो संविधान खत्म नहीं कर सकते, जिस पर आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि प्रधानमंत्री बाबा साहब को किस बात की चुनौती देना चाहते हैं। देश के लोगों के लिए तो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा वो भारत का संविधान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान वो है जो आरएसएस के प्रमुख लिखते हैं। उनका देश के संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि देश के संविधान को तो बदलना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। वो किसके संविधान को मानते हैं? वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के संविधान को मानते हैं। जो नागपुर का संविधान है वो भाजपाइयों पर लागू होता है, भारत का संविधान वो नहीं मानते, भारत के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। और इसीलिए देखिए आप, प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाए तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब को? बीजेपी पर वार। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, बीजेपी आरएसएस के संविधान को मानती है। तो ये बड़ा आरोप संजय सिंह ने लगाया है बीजेपी पर। और अब बात करेंगे सपा को झटका, बीजेपी का पहना पटका। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के नेता संजीव कटियार गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेता का बीजेपी में स्वागत किया। बता दें कि संजीव कटियार की कन्नौज संसदीय क्षेत्र में मजबूत पकड़ है और वो समाजवादी पार्टी से कन्नौज के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कृपा करें।
कन्नौज जो कि बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, वहां जिताने में पूरी जी जान से जुटेंगे। संजीव कटियार जी का एक बड़ा जनाधार अपना है। जिला पंचायत अध्यक्ष रहने के दौरान इन्होंने बहुत बड़े विकास के कार्य कराए हैं। जन जन में इनका भरोसा है। मैं इनका स्वागत करता हूं। कृपा करें। को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि सपा को एक और झटका लगा है। सपा नेता संजीव कटियार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उनकी कन्नौज में अच्छी पकड़ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और इसे ये बड़ी हार माना जा रहा है सपा का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज संजीव कटियार को बीजेपी ज्वाइन कराई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो ब्रजेश पाठक जी हैं, जो डिप्टी सीएम है यूपी सरकार में। उन्होंने जो है आज सपा नेता की जो है ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में करवा दी, सदस्यता दिलवा दी। और आपको बताएं, जब से लोकसभा का चुनाव की घोषणा हुई है तब से आप देख भी रहे होंगे कि तमाम नेता जो दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और जो अन्य पार्टियों में जो टिकट की दावेदारी करते थे, जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी तमाम लोग जो है अब भाजपा की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। और भाजपा की जो ज्वाइनिंग कमेटी है वो लगातार इस पे कार्य भी कर रही है और लोगों से संपर्क भी कर रही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनको तत्काल वहाँ बीजेपी सदस्यता दिलाई जाए, उनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। और इसी के लिए जो है जो कमेटी बनाई गई है उसका भी जो दायित्व है उसका जो है निर्वहन कमेटी पूरे एकदम ईमानदारी के साथ कर रही है। बिल्कुल कौशलेंद्र, अगर हम बात करें तो विपक्ष का लगातार ये कहना है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर भी लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही है बीजेपी, और इस तरीके के आरोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है लोगों को ज्वाइन करे। अन्य दलों में भी कई पार्टियों के नेता गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो। कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो भी कई लोग अन्य पार्टियों में गए हैं, और सपा में भी गए हैं, कांग्रेस में भी गए हैं और बसपा में भी गए। तो इन तरह के आरोप हो। लेकिन हालांकि जब चुनाव का समय आता तो ऐसे तमाम जो है जो नेता हैं वो कहीं न कहीं जो है जो टिकट की आस या कुछ पार्टी में जो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, अगर उनको जो है वो उपेक्षा को शिकार होते हैं तो तमाम अपना दल बदल सकते हैं। और स्वतंत्र है नेता राजनीति करने के लिए जो है, अगर वो राजनीति अपना जीवन पूरा समर्पण किए हैं, राजनीति के लिए किए हैं, तो किसी भी दल में जाएंगे उनका जो है वो अपना निजी मामला होता है। हालांकि पार्टियां हैं, पार्टियों का आरोप रहता ही है कि तमाम नेता जो है साठ गांठ करके उनको ज्वाइनिंग करवाई जाती है। ये आरोप तो जो है सपा ही नहीं भाजपा भी कई लोगों पे लगा चुकी है। तो ये सब चीजों का अगर देखा जाए आंकड़ा तो कहीं न कहीं जो चुनाव का जब समय आता तो ऐसे तमाम जो है लोग आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सपा को एक और झटका यहाँ पर लगा है। आपको बता दें कि संजीव कटियार बीजेपी में शामिल हुए हैं। और अब बात करेंगे गरज रहे योगी निशाने पर विपक्षी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के किटौर विधानसभा क्षेत्र के सिसौली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाबा औघड़नाथ और क्रांतिकारियों की धरा नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी नहीं पता था कि रामलला इस बार अपना जन्मोत्सव मनाएंगे, जो आपने 22 जनवरी में देखा है, जो आपने 2020 में देखा है। योगी ने बताया कि कल अयोध्या में 15 लाख से ज्यादा लोग आए। क्या कांग्रेस और क्या सपा के लोग ये कर पाते? उन्होंने कहा कि इसलिए अरुण गोविल को लाए हैं। 1857 में यहाँ के धन सिंह कोतवाल ने स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अरुण गोविल के पक्ष में वोट अपील की है और विपक्षी दलों को भी जमकर निशाने पर लिया। हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी मैं आपको बता दूं कि आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरठ में पहुंचे और मेरठ के सिसौली में एक बड़ी जो जनसभा थी उसको संबोधित किया। और यहाँ से जो ठाकुर नाराज चल रहे थे क्षत्रिय, उन्हें भी जो है साधने का प्रयास किया। खुद अरुण गोविल ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी पत्नी जो है वो खुद क्षत्रिय समाज से है और जब वो नाराज हो जाती है तो वो उसे मना लेते हैं। इसी तरीके से जो क्षत्रिय नाराज चल रहे हैं उन्हें भी वो मना लेंगे। ठीक है, हमारे है और हमारे
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ की सभा में गरजे सीएम, और आपको बता दें कि यहाँ पर अरुण गोविल के पक्ष में वोट अपील की है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। श्री अरुण गोविल जी रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल अदा कर रहे थे और उस रोल के माध्यम से कलयुग में भी भगवान राम के चित्रण को जीवंत कर रहे थे। उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। और क्या संयोग है कि जब अरुण गोविल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने, उसी वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला भी अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव, और कल आपने देखा होगा सूर्यवंशी राम के निशाने पर विपक्ष। और अब बात करेंगे घटी मांग, चेहरे उदास। चुनाव प्रचार की सामग्री की मांग घटने से दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और रिस्ट बैंड से बाजार तो सजे हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का सदर बाजार थोक के माल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो यहाँ के बाजार भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और रिस्ट बैंड से सजे हुए हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी और ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव का पहला चरण नजदीक है, लेकिन बाजार बहुत सुस्त है। जैन एंटरप्राइजेज के मोहम्मद फाजिल का कहना है कि उन्होंने करीब 50 लाख का माल लगाया है, लेकिन माल की बिक्री में गिरावट आने से वे चिंता में हैं। मार्केट तो है ही नहीं, आपके 1% भी काम नहीं है। ऐसा क्यों है फाजिल साहब? ऐसा यूँ है क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, केजरीवाल अंदर है, बीजेपी वाले अपना माल खुद बनवाते हैं, वो कैंडिडेटों को खुद ही देते हैं, तो इसलिए किसी भी पार्टी की कोई डिमांड नहीं है। फाजिल की दुकान से कुछ ही दूरी पर अनिल भाई राखीवाला के मालिक सौरभ गुप्ता का एयर कंडीशन शोरूम है। वे भी डिमांड की इस धीमी रफ्तार की वजह चुनाव की लंबी अवधि को मानते हैं। This time the election time is long, the tenure is long, so that's why demand is a little slow. It's now I think the first phase is coming near, so it will peak up. But if we consider till now, the demand is really slow as compared to the last elections or other elections. The demand is slow. हालांकि व्यापारी सौरभ गुप्ता का कहना है कि बीजेपी की अब की बार 400 पार टी शर्ट और टोपी की सबसे ज्यादा मांग है, और फिर कांग्रेस के झंडे दूसरे नंबर पर आते हैं, और आम आदमी पार्टी के माल की डिमांड खासकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत कम हो गई है। Modi ji's face demand is more. Like every merchandise for BJP should have the Modi face, Modi ji's face. And for Congress, some people demand for Rahul Gandhi ji's photo and hand. For the Congress, the campaign has started a little late because I think whatever the funds problem is there. जीवी ट्रेडर्स के हरप्रीत सिंह चुनाव सामग्री के व्यापार में माहिर खिलाड़ियों में से एक है, और उनके चेहरे पर निराशा नहीं है, जिसकी वजह वे बताते हैं कि उन्हें इस चुनाव में कम डिमांड का पहले से ही अनुमान था। It's kind of very unpredictable now because it needs lot of investment, and then since the opposition is little weak this time, there is no thrill among the opposition, and this is the reason I'm not doing the election material. पारंपरिक रूप से बैच और झंडे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, जो कि क्वालिटी और साइज के आधार पर 1.5 रुपए से 50 रुपए और 100 रुपए तक हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि
ज्यादातर चुनावी माल मुंबई के साथ साथ गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से मंगाया जाता है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं। इसका पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।